नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा पाठ्यचर्या एवं बोध के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर दीजिए करा चुकी हूँ, जो कि आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 से 9 तक के जो उत्तर रहेंगे वो आपके 30 शब्दों में लिखे जाएंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रश्न पत्र में आपके 4 इकाइयाँ होती हैं। 2 इकाइयों से 20-20 नंबर के प्रश्न और 2 इकाइयों से 15-15 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पहली इकाई है शिक्षा की दार्शनिक समझ। पहला प्रश्न है, दर्शन क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए 30 शब्द लिखने हैं, 2 से 3 लाइन में हो जाएगा आपका, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा लिखेंगे तो पीछे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो आपके छूट जाएंगे। तो शब्दों का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है देखना। भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन एक व्यापक शब्द है जिसकी परिधि में तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, समाज दर्शन एवं आध्यात्म विद्या सब आते हैं। दर्शन प्रकृति, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में निरंतर विचार करता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें लिखना है, ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय के कोई 4 औपचारिक कार्य लिखिए। मानसिक शक्तियों का विकास, गतिशील तथा संतुलित मस्तिष्क का निर्माण, नागरिकता का विकास, चरित्र का विकास, व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा। विद्यालय के कोई 4 अनौपचारिक कार्य लिखिए। शारीरिक विकास, सामाजिक भावना का विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक भावना का विकास। मुदलियार कमीशन से आप क्या समझते हैं? सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के समक्ष माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का विचार प्रस्तुत किया था। इसके फलस्वरूप 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग को मुदलियार कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 5, बेसिक शिक्षा का अर्थ समझाइए। बेसिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालकों को विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सके, जिससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो और जनता को सुखी तथा समृद्ध बनाया जा सके। इतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद है इकाई 2, शिक्षा के उद्देश्य। पहला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के 2 प्रमुख आधार व्यक्ति तथा समाज हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु व्यक्तिगत आधार कौन कौन से हैं? जैविक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु सामाजिक जीवन के आधारों की विवेचना कीजिए। समाज शास्त्रीय आधार, राजनैतिक आधार, आर्थिक आधार, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी आधार, नैतिक आधार। अगला प्रश्न है 4, सामाजिकता को आधार बनाकर शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सामाजिक कुशलता का विकास, कुशल नागरिकता का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण, अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास, सामाजिक प्रगति आदि। ये वीडियो एकदम शॉर्ट में बनाया करती हूँ मैं, जिनमें आपको इम्पॉर्टेंट मैटर दिया जाता है, फालतू का मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। अगला प्रश्न है 5, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकारों को किस प्रकार निर्धारित किया गया है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकारों का अर्थ है संविधान के अंतर्गत गारंटित अथवा अंतर्राष्ट्रीय
प्रसंविदाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार का क्या तात्पर्य है? बाल अधिकार सम्मेलन 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया गया हो, बच्चा कहलाता है। अगला प्रश्न है 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कार्य करती है? प्रस्तावना एक संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कार्य करती है? प्रस्तावना एक संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत के एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। सामाजिक समानता से क्या आशय है? सामाजिक समानता का अर्थ समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग और रंग के समाज में किसी व्यक्ति से समान व्यवहार एवं सामाजिक अवसरों से है। समाज में यदि सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है और उसे भी सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है तो इसे सामाजिक समानता कहते हैं। अगला प्रश्न है 9, शाला प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय व्यय में अंतर होने पर संरक्षकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं निर्णय। विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श एवं निर्णय। कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। अगला प्रश्न है 11, सामाजिक रूपांतरण के लिए शिक्षा का महत्व बताइए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सामाजिक होना विद्यालय में सीखता है, इसीलिए विद्यालय को लघु समाज कहा जाता है। अतः सामाजिक रूपांतरण में शिक्षा का अधिक महत्व है। अगला प्रश्न है 12, अवसरों एवं बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता में असमानता और समानता को समझाइए। मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इन अवसरों में समानता न होने के कारण समाज में वर्गीकरण हो गया है। उच्च वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए निम्न और मध्यम वर्गों से लाभ उठाता है और यही वर्ग इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं के लिए असहाय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 13, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा सन 1980 से संचालित किया जा रहा है। बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा एक भारत आधारित आंदोलन है। इसका ध्यान बंधुआ श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करने पर केंद्रित है। साथ ही यह आंदोलन सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की भी मांग कर रहा है। अगला प्रश्न है 14, भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। भारत में मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर सन 1993 को स्थापित किया गया। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। अगला प्रश्न है 15, वुडवर्थ घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सर चार्ल्स वुड ने
अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए तथा उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 16, समता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समता शब्द का अर्थ कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध को समता का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार समता के 3 आयाम हैं: नागरिकता, राजनैतिक व आर्थिक। इसके बाद अगली इकाई है 3, शिक्षा, राजनीति और समाज। पहला प्रश्न है इसमें, वंचित वर्ग किसे कहते हैं? वंचित से आशय विहित होना, रहित होना। कोई व्यक्ति जब किसी सुविधा से वंचित या रहित हो जाता है तो वह उस सुविधा से वंचित कहलाएगा। जब व्यक्ति अपने किसी अनिवार्य आवश्यकता या सुविधा से वंचित हो जाता है तब उसमें असंतोष जन्म ले लेता है। वंचित वर्ग निम्न प्रकार के होते हैं: शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, आर्थिक दृष्टि से वंचित, सामाजिक दृष्टि से वंचित, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित। अगला प्रश्न है, बालक को अनुशासित करने हेतु शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना जाता है। इसके लिए अनुशासन आवश्यक है, जिसके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने योग, ध्यान, चिंतन, मनन, एकाग्रता को उत्तम मार्ग बताया है। अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षार्थियों में इनका विकास करें। यदि शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण विधि से पढ़ाएं एवं विद्यार्थियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें तो बालक में स्वानुशासन का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 3, लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है? लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण के निम्नलिखित रूप सामने आए हैं। शिक्षा में जाति, संप्रदाय और वर्ग के बंधन टूट रहे हैं। बालक के व्यक्तित्व का महत्व बढ़ रहा है। शिक्षा की ज्योति सभी व्यक्तियों तक पहुंच रही है। एक निश्चित अवधि तक निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत बल पकड़ रहा है। प्रजातांत्रिक शिक्षा में बालक को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम को विस्तृत, लचीला एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न हो रहा है। अध्यापकों को स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। सीखने में सामाजिक तत्वों का विशेष महत्व है। देखिए 30 शब्दों में आपको लिखना है। 3 जो लाइन है, पहली, दूसरी और तीसरी, इतना काफ़ी रहेगा। चाहें तो चौथी भी लिख सकते हैं, बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लाइनें आपको याद रहती हैं 2 या 3 लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। अंग्रेजी शासन द्वारा विकसित की गई सांप्रदायिकता, अंग्रेजी शासन द्वारा चलाई गई फूट डालो की नीति, धर्म का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग, आर्थिक विषमताएं तथा धर्म परिवर्तन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। लोकतंत्रीय शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया जाता है: समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास, व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता, व्यक्ति की रुचि का विकास, अच्छी आदतों का निर्माण, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास। अगला प्रश्न है, सीमांतीकरण की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। परिवर्तन के अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, इसी प्रकार सीमांतीकरण भी एक विशेष प्रक्रिया है। जब सरकार द्वारा समाज के सभी दुर्बल वर्गों के विकास की कोशिश करने के बाद भी नीतियों के दोषपूर्ण होने या दुर्बल समूह के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में कुछ खामियां पैदा हो जाने के कारण एक बड़ा समूह या समुदाय देश और समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ने लगता है, तब इस दशा को सीमांतीकरण कहते हैं। अगली और अंतिम इकाई है
ज्ञान। पहला प्रश्न है इसमें ज्ञान के प्रकारों के केवल नाम लिखिए। नाम पूछ रहा है केवल। अनुभव ज्ञान और दूसरा है स्मृति ज्ञान। भारतीय दर्शन में ज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। अनुभव ज्ञान वह ज्ञान है जिसे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, अनुभूत किया जाता है, और स्मृति ज्ञान वह ज्ञान है जिसे अनुभूत पदार्थ के अभाव में स्मरण द्वारा जागृत किया जाता है। ज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: कौशलात्मक ज्ञान, परिचयात्मक ज्ञान और तथ्यात्मक ज्ञान। लेकिन यहाँ केवल प्रकारों के नाम पूछ रहा है तो केवल प्रकारों के नाम ही लिखने हैं आपको: कौशलात्मक ज्ञान, परिचयात्मक ज्ञान और तथ्यात्मक ज्ञान। अगर ये ना लिखा हो केवल नाम लिखिए तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, और अगर ये लिखा हो तो केवल नाम लिख देंगे, चल जाएगा। अगला प्रश्न है 2, तथ्यात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। अगर किसी ज्ञान में तथ्यों का समावेश हो तो वह ज्ञान तथ्यात्मक ज्ञान कहलाता है। तथ्यात्मक ज्ञान से बालकों में किसी भी विषय पर तर्क विचार करने की क्षमता आ जाती है। बालक में स्वाध्याय करने की क्षमता आ जाती है। बालक किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें प्रथम एपिस्टीम है जिसका अर्थ है ज्ञान, द्वितीय शब्द है लॉजी जिसका अर्थ है हिंदी में अर्थ विज्ञान। अतः इससे मिलकर ज्ञान का विज्ञान शब्द का उदय हुआ है, जिसे ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान मीमांसा की प्रकृति का प्रत्यक्ष संबंध यथार्थता से होता है। ज्ञान मीमांसा के द्वारा वस्तु के उस यथार्थ स्वरूप को जाना जाता है जिस रूप में वह है। अतः ज्ञान उस सीमा तक यथार्थ रूप में होगा जिस सीमा तक वह वस्तु को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह वस्तु जानी जाती है। प्रश्न है 4, व्यवहारिक या कौशलात्मक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? वह ज्ञान जिसमें किसी कार्य को करना शामिल रहता है कौशलात्मक ज्ञान कहलाता है। जैसे चाय बनाना, पकौड़े तलना, कपड़े धोना, लकड़ी काटना, पढ़ना, तर्क करना, सोचना आदि। इन वाक्यों में कुछ कर सकने की सामर्थ्य को करना जानने को ज्ञान के रूप में माना जा रहा है। कौशलात्मक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान की भी यही खासियत है कि यदि एक बार उन्हें करना सीख लिया जाए तो फिर उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन कामों को कर पाने की सामर्थ्य को अच्छा या खराब अथवा बेहतर या बदतर तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें सत्य अथवा असत्य नहीं कहा जा सकता। परिचयात्मक ज्ञान की विशेषताएं लिखिए। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से एक प्रकार का सीधा परिचय हमें इंद्रिय अनुभव से होता है। स्वयं को महसूस करने अनुभव बिना इंद्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। यह ज्ञान स्मृति द्वारा प्राप्त ज्ञान है। यह ज्ञान आत्म सजगता द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तथ्यात्मक ज्ञान के प्रकार लिखिए। तथ्यात्मक ज्ञान ज्ञान श्रृंखला का तृतीय प्रकार है। इस ज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में कोई दावा या तथ्य निश्चित किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य के मूल में जो तथ्य छिपा होता है वह इस ज्ञान का प्रमुख अंग है। तथ्यात्मक ज्ञान के प्रकार निम्नलिखित हैं: विवरणात्मक ज्ञान, कौशलात्मक ज्ञान और परिचयात्मक ज्ञान। बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में कौन कौन से गुणों को विकसित कर सकते हैं? बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में निम्न गुणों को विकसित कर सकते हैं: सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या के समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता तथा अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। कोई भी 4 ऐसी गतिविधियों के नाम लिखिए जिसकी सहायता से बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सके। बालक में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का होना आवश्यक है। बालक में किसी कार्य में पहल करने की क्षमता का होना आवश्यक है। बालक में उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता का होना आवश्यक है। बालक में किसी नवीन ज्ञान के प्रति उत्सुकता का होना आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कौशलात्मक ज्ञान के प्रकार लिखिए। कौशलात्मक ज्ञान के निम्नलिखित प्रकार हैं: सूचनाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, आत्मज्ञान, स्थिर ज्ञान और धार्मिक ज्ञान। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत लिखिए।
ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अगला प्रश्न है 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कितने भागों में वर्णित किया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। अगला प्रश्न है 14, पाठ्यक्रम निर्माण के चरणों को स्पष्ट कीजिए। समुदाय समाज की आवश्यकताएं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, शिक्षार्थियों की रुचियां, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य, संगठन के पास उपलब्ध संसाधन, जीवन दर्शन और लोगों की शिक्षा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रश्न को ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाए तो इन चरणों को याद करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख देंगे तो आपको 5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां, बच्चे के आकलन हेतु कौन कौन से तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं? लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है 16, लिखित परीक्षा में कौन कौन से परीक्षणों को शामिल किया जाता है? निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि का व्यापक अर्थ से क्या आशय है? शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है और एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। अगला प्रश्न है 18, प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नांकित हैं: डाल्टन विधि, प्रायोजना विधि, योजना विधि, मॉन्टेसरी विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि द्वारा शिक्षण, वेनेटिका विधि, विश्लेषण विधि, उदाहरण विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि और स्पष्टीकरण विधि। अगला प्रश्न है 19, बच्चों में ज्ञान का सृजन कैसे होता है? गतिविधि द्वारा ज्ञान अर्जन कैसे होता है? ज्ञान बालक में अंदर निहित होता है। शिक्षक शिक्षा के द्वारा उसके अंदर निहित ज्ञान के स्वरूप को प्रदान करके उसका सृजन करते हैं। इसके लिए बालक से विभिन्न गतिविधियां एवं परियोजना कार्य कराए जाते हैं जिससे वह मनोवैज्ञानिक आधार पर ज्ञानात्मक व सृजनात्मक शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास कर पाता है। अगला प्रश्न है 20, ज्ञानात्मक स्वरूप से बच्चे में ज्ञान सृजन कैसे होता है? ज्ञान बालक के बौद्धिक विकास पर निर्भर होता है। बालक में बुद्धि का लगभग पूरा विकास उसकी 9 वर्ष की आयु तक हो जाता है। विभिन्न गतिविधियों एवं अपने आसपास के परिवेश से स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक में ज्ञानात्मक सृजन होता है। अगला प्रश्न है समझ की अवधारणा को समझाइए। बालक में जो भी ज्ञान निहित है या जो उसकी बुद्धि विकास के आधार पर उसकी अवस्था में मान्य है जिससे उसे उसमें आसपास की जानकारी तथा समझ विकसित होती है, समझ से उसमें ज्ञान करने के लिए सूझ पैदा होती है। अगला प्रश्न है 22, बच्चों का विकास एवं पाठ संबंधी अनुभव के संयोजन को समझाइए। बच्चों के सर्वांगीण विकास उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास को कहते हैं। विकास होने पर उनको पढ़ाए जाने वाले पाठ से समझ, भावों का सृजन और वो पाठ का अपने अनुभव के आधार पर क्रिया करते हैं और सीखते हैं जो उनके विकास और पाठ्येतर अनुभव का संयोजन करने में समर्थ होते हैं। इसी के साथ ही सारे प्रश्न आपके पूरे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि रहेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में इम्पोर्टेंट कराऊंगी। साथ ही साथ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या निबंधात्मक प्रश्न है वे भी आपको इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।